लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। हमने कार्डियक मायोसाइट्स पढ़ लिए थे। ओ सॉरी, फॉरगिव मी फॉर चूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स। ओके, अच्छा जी, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने कार्डियक साइकिल्स पढ़ लिए थे। दिस इज एसेंशियली टाइमिंग डिस्कस की, एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, सिस्टोल और डायस्टोल में क्या क्या होता है, हार्ट साउंड्स कब प्रोड्यूस होती हैं, वो डिस्कस दैट एज वेल। देन रेस्पिरेटरी रेट और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के साथ हमने कार्डियक साइकिल को फिजियोलॉजिकली रिलेट करने की कोशिश की हुई, ट्राई टू अंडरस्टैंड के क्या होता है डिफरेंट क्या कहते हैं फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में, जिस तरह इंस्पिरेशन में क्या होता है और एक्सपिरेशन में क्या चेंजेस आते हैं इन द कार्डियक साइकिल और इन द हार्ट। देन वी मूव्ड ऑन टू आल्सो वी डिस्कस्ड के लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड मर्मर्स कैसे आप सुन सकते हो, डिपेंडिंग ऑन इस फिजियोलॉजिकल फैक्ट को यूज करते हुए कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन पे जो चेंजेस आते हैं। फिर हमने अंडरस्टैंड किया नॉर्मल कार्डिक प्रेशर्स और द यूज ऑफ स्पॉन्स गैस कैथेटर, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल हम क्यों मेजर करते हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है। हार्ट के डिफरेंट चेम्बर्स में डिफरेंट प्लेसेस में हमने प्रेशर को मेजर किया, डिफरेंट प्रेशर वैल्यूज देखी कैसे वो इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट, कार्डियक मायोसाइट्स वर्सेस एसए एंड एवी नोड। एसए एवी नोड आपको पता है, दिस इज बेसिकली पेस मेकर सेल्स ऑफ द हार्ट। और कार्डियक मायोसाइट्स आपको पता है पूरे हार्ट के जो कार्डियक साइकिल्स हैं ये उनकी बात हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्डियक मायोसाइट इन डिटेल। So there are two type of cells in the heart। एक आपके कार्डियक मायोसाइट्स हैं और दूसरे हैं एस से एवी नोड, ये पेस मेकर है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट आयंस इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट चैनल्स आयन चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट फेजेस होते हैं, ये जो डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं ये वाले सेल्स। लेकिन जो कार्डिक मायोसाइट्स हैं वो समवट डिफरेंट तरीके से गुजरते हैं। इनके बारे में जो पहला फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जितने भी कार्डिक सेल्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इन सब की आपस में कनेक्शन है, ब्रिजिंग है, एंड दिस इज वाया द इंटरकलेटेड डिस्क, और टी व्यूज भी कहते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क भी कहते हैं। एंड दिस बेसिकली these are there, these connections are there to basically allow the heart to contract, heart muscle जो है उसको contract simultaneously एक साथ, ताकि वो contract कर सके। इसलिए ये bridges होते हैं ताकि जब एक इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे या एवी नोड प्रोड्यूस करता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट योर हार्ट, तो आपके हार्ट सेल्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। ये फायदा होता है इन कनेक्शंस का, इन इंटरकनेक्टेड डिस्क्स का या टी ट्यूब्यूल्स का बिटवीन द टू डिफरेंट कार्डियक मायोसाइट्स और कार्डियक सेल्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। इस चीज को अंडरस्टैंड करने में बच्चों को बड़ा मुश्किल होती है, स्टूडेंट्स को। मुझे भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में बड़ा मुश्किल से मैंने अंडरस्टैंड किया था। मैं अंडरस्टैंड तो कर लिया था, कंफ्यूजन हो जाती थी कभी, मैं भूल जाता था कि डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है। तो इसको सिंपल टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पहली बात आप ध्यान में रखो, जो हर सेल का ना बॉडी के अंदर एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। आपकी जो सेल्स है ना, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जितने भी जिस मर्जी सेल टाइप को उठा के देख लो बॉडी में, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस चार्ज इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होगी इस पोटेंशियल की, इस नेगेटिव चार्ज की। कार्डियक सेल की बात करें तो ये वैल्यू है -85 मिली वोल्ट्स के अराउंड। अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन का मतलब है गोइंग अवे फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड दिस इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो नेगेटिव टू जीरो या पॉजिटिव कह लो। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हो, या ये इन सेल मेम्ब्रेन्स का पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, इस सिचुएशन को कहते हैं कि ये सेल डीपोलराइज हो रहे हैं। पर ये मैं भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा है एक्शन पोटेंशियल प्रोडक्शन के अंदर। ये क्यों होता है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और अगर हम बात करें इसी तरह रीपोलराइजेशन की, तो री से आप समझ सकते हो ये उसका ऑपोजिट है।
दिस इज बेसिकली गोइंग टूवर्ड्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जीरो या पॉजिटिव से नेगेटिव यानी वापस -85 की तरफ आना। दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन, एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स। अब देखते हैं, सबसे पहले कार्डियक मायोसाइट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन डिफरेंट फेजेस से गुजरती है। उसके बाद ये मैंने नीचे एक ड्रॉ की है इमेज, और इसमें हमने डिफरेंट कार्डियक साइकिल्स को डिस्कस करने की कोशिश, मैंने आपको सॉरी इन डिफरेंट कार्डिक मायोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और वो क्यों आता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला फेज है फेज जीरो, विच इज दिस स्ट्रेट लाइन। फेज जीरो में क्या हो रहा है, आयन चैनल जो इन्वॉल्व है दिस बेसिकली रैपिडली डीपोलराइजेशन बाय सोडियम इनफ्लक्स। सोडियम आयन इनफ्लक्स का मतलब है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई सोडियम चैनल है वो ओपन होगा, और एकदम से सोडियम आयन अंदर रैपिडली आना शुरू हो जाएगा। सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यही आप यहाँ पे देख रहे हो, एज यू कैन सी हियर, कि ये आपका जो मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, दिस इज -85 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट्स। ये जो इस ये जो ये लाइन है, यहाँ पे आपका सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, यानी ये समझो एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम मैंने लिखा हुआ, दिस पोटेंशियल स्टार्ट्स राइजिंग एज मच एज कि ये 0 मिली वोल्ट तक या इससे भी ऊपर चला जाता है, ठीक है, इन सम केसेस। दिस इज एसेंशियली दिस लोकेशन हियर, 0 मिली वोल्ट। अब इसका एक फायदा क्या है, ये इसका फायदा ये है कि इन पोटेंशियल डिफरेंस यानी इन आयन चैनल्स का ओपन और क्लोज होने से जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ताकि कुछ स्पेसिफिक किस्म के आयन चैनल्स जो कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाए। वो ओपन होंगे तो वो आयंस सेल के अंदर आएंगे, अगर वो सेल के अंदर आएंगे तो ये वाले सेल्स जो हैं इनके अंदर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। जैसे ही वो स्पेसिफिक आयन्स अंदर आते हैं, वो कौन से आयन है, वो कैल्शियम आयन है। तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के आपस में कनेक्शन बढ़ते हैं, एंड यू ऑल नो कि एक्टिन या मायोसिन जो फिलामेंट सेल के अंदर मौजूद होते हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये सेल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। और यही प्रोसेस साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द कार्डियक मायोसाइट होता है, जिसकी वजह से हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। सो अब अंडरस्टैंड करते हैं, फेज जीरो में हो रहा है कि सोडियम चैनल ओपन हो रहे हैं, सोडियम पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन एज यू कैन सी ओवर हियर, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड। सोडियम चैनल ओपन हो गए, फेज जीरो पे सोडियम आयन स्टार्ट मूविंग इनसाइड, अंदर मूव करेगा तो ये मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है -85 से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट फेज, एंड द नेक्स्ट फेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज अर्ली रिपोलराइजेशन। अब मैक्सिमम एक ऐसा टाइम आता है कि पोटेंशियल एक ऐसी वैल्यू को रीच कर जाता है कि सोडियम आयन उस वक्त बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही सोडियम आयन बंद होना स्टार्ट करेंगे और पोटेशियम आयन ओपन होना अंदर आना शुरू करेंगे, यानी पोटेशियम चैनल्स ओपन होना शुरू होंगे, तो जैसे आप देख सकते हो चैनल का क्या लिखा हुआ है, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन। तो सोडियम बंद हो रहे हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम से वोल्टेज का ड्रॉप आता है, क्योंकि सोडियम कई चैनल बंद हो जाते हैं और सोडियम अंदर आना बंद हो जाते हैं, तो एकदम से वोल्टेज वापस आना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं अर्ली रीपोलराइजेशन, दोबारा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। पर यहीं पे क्या होता है, जैसे ये फिनोमेनन चलता है तो इस वैल्यू तक एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच कर जाता है, और ये थ्रेशोल्ड होता है कैल्शियम चैनल्स का। यहीं पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल फिर राइज करता है। लेकिन साथ ही मैंने आपको क्या बताया कि पोटेशियम चैनल भी ओपन हो रहे हैं, और पोटेशियम सेल से बाहर जाता है, ये देखो ये मैंने ड्रॉ किया पोटेशियम चैनल, और पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है, सेल से बाहर ही जाता है। तो जैसे ये चैनल ओपन हो गए, इस वक्त साइमल्टेनियसली ये दोनों चैनल्स ओपन हो जाते हैं। फेज वन और फेज टू की बात, सॉरी फेज टू की बात हो रही है। कैल्शियम इनफ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, पोटेशियम आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव आयन है, तो ना ही वोल्टेज ऊपर जाएगा ना ही वोल्टेज नीचे आएगा। एक आयन अंदर आ रहा है पॉजिटिव, दूसरा आयन बाहर जा रहा है। इसको हम कहते हैं, वेरी गुड, इसको हम कहते हैं प्लेटो फेज।
एंड दिस हैपन्स बिकॉज एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, और उसके साथ ही साइमल्टेनियसली पोटेशियम लीक चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। और ये टाइम हम प्लेट्यू क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम के लिए जो आपका सेल है ना, वो कैल्शियम को गैदर करता है अंदर। और आपको पता है ना, कैल्शियम जितना ज्यादा सेल के अंदर होगा, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उसको, उतनी उतना ज्यादा अंदर आएगा। और जैसे ही वो अंदर आएगा, उसने अंदर आके क्या करना है? उसने सेल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है। इसलिए जो प्लेट्यू फेज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिफ्लक्स एंड मायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम एंट्री और मायोसाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि ये जो गैप आता है थोड़ी देर के लिए, ये पॉज आता है, जिसको हम प्लेट्यू फेज कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट in helping the cell to contract to engulf all the calcium from outside. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, विच इज फेज थ्री। फेज थ्री में क्या हो रहा है? रैपिड रीपोलराइजेशन। इसमें क्या हो रहा है? पोटेशियम ई फ्लक्स। अब सारे कैल्शियम चैनल जो ऊपर हुए थे ओपन, वो बंद हो जाएंगे, लेकिन पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं। एंड ये अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं, सारी पॉजिटिव आयंस को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी रीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी सारी क्या हो रही है? रीपोलराइजेशन। क्या मतलब है? पॉजिटिव आयन, पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा, तो आपके सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बनता जाएगा ना, तो वापस आपका सेल आ जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, विच इज -85। एंड देन इट गेट्स रेडी। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है फेज फोर। तो फेज थ्री में आपके पास क्या हो रहा है? रैपिड रिपोलराइजेशन, पोटेशियम इफ्लक्स है, ओपन पोटेशियम स्लो डिलेड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता है करेक्ट करने वाले, पोटेशियम आयंस को करेक्ट, यानी सॉरी वोल्टेज को करेक्ट करते हैं यहाँ पे ये पोटेशियम आयंस। और आपके कैल्शियम चैनल सारे क्लोजर हो जाता है इधर। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, फेज वन में क्या हो रहा है, फेज टू में क्या हो रहा है, फेज थ्री में कौन सा चैनल ओपन हो रहा है, फेज, ये आपको इसलिए इतने इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं है। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसको इन थ्योरी और एज अ स्टोरी समझोगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना वेरी इजी है। देन कम्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें होता क्या है? सारे आयंस इन्वॉल्व होंगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। और जो ये अंदर बाहर जो पिछले फेजेस के अंदर सेल गए, आयंस गए हैं, ये अपनी लोकेशंस को वापस आ जाएंगे, लेकिन इनकी अंदर बाहर जाने की वजह से, ये पॉजिटिव आयन है, कुछ पॉजिटिव आयन बाहर को जा रहे हैं, कुछ अंदर को आ रहे हैं। होगा क्या? देर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल। ये फेज इंपॉर्टेंट इसलिए, सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल के लिए आपके जो आयंस अंदर से बाहर गए थे वो वापस अंदर आ जाएं, और जो बाहर से अंदर आए थे वो वापस बाहर चले जाएं, ताकि नेक्स्ट पोटेंशियल के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपका जो सेल है वो रेडी हो जाए। एज सिंपल एज दैट। इसलिए इसको थोड़ा टाइम भी लगता है, ताकि ये सारे जो आयंस की मिसबैलेंस क्रिएट हुआ हुआ ये बैलेंस हो जाए वापस। इसमें कौन कौन से चैनल्स होते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल होता है, सोडियम कैल्शियम एंटी ट्रांसपोर्टर होता है, और कुछ लीक चैनल्स होते हैं। जो पोटेशियम लीक चैनल्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे, सोडियम लीक चैनल सोडियम को वापस अंदर ले आएंगे, कैल्शियम लीक चैनल्स को अंदर ले आएंगे। और ये जो लीक चैनल्स है ना, ये इसकी एक्टिव इन दो चैनल्स की एक्टिविटी को बैलेंस करते हैं, ताकि आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है फेज फोर के अंदर, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज ना हो। एज सिंपल एज दैट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। ड्रिवन बाय ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड इनवर्ड गोइंग ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम आयंस, एज यू कैन सी इन द इमेज बिलो। सो इनवर्ड पोटेशियम रिफ्लेक्शन होता है। अब ये इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो फेज फोर है उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ये ऊपर वाले पेपर में आपको क्वेश्चन ये ऊपर वाले फेजेस के बारे में आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट फेज नहीं है, बट मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि हो क्या रहा था, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। सो आई होप दिस इमेज इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। ये हमने पढ़ा है कि एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन इन द कार्डियक मायोसाइट। Now we are going to move on to action potential production in the SA and AV node, which are known as the pacemaker of your heart. अब इसके डिफरेंट है, इसमें सिर्फ तीन फेजेस हैं, फेज जीरो, फेज थ्री, फेज फोर। और इसका जो आप ये ग्राफ की कर्व देख रहे हो ना, ये भी बड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कार्डिक मायोसाइट। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। जीरो फेज पे कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, दिस इज योर फेज जीरो। इसमें क्या होगा? कैल्शियम इनफ्लक्स। लेकिन हम स्टार्ट इसमें करेंगे फेज फोर से। वन और टू फेज नहीं होता, क्योंकि वो ऊपर वाला वन और टू फेज है, वो इसमें नहीं होता। इसमें फेज जीरो, फेज थ्री, फेज फोर होते हैं। हम फेज फोर से शुरू करते हैं, डीप विच इज डीपोलराइजेशन, एंड दैट इज स्लो डीपोलराइजेशन। और ये जो फेज फोर है ना, ये की डिटर्मिनेंट ऑफ हार्ट रेट है। इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। इसके अंदर जो चैनल इन्वॉल्व है, जो आयंस इन्वॉल्व हैं,
उनके अंदर कुछ चेंजेस होती है, बॉडी उनको कंट्रोल कर सकता है, और इसकी मदद से हार्ट रेट को ऊपर या नीचे लेके जाया जाता है। किस कंडीशन में? ड्यूरिंग पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन एंड ड्यूरिंग सिंपथेटिक एक्टिवेशन। जो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक एक्टिवेशन की आप बात करते हो ना, उसमें आपको पता है पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइलकोलिन आपका रिलीज होता है, सिंपथेटिक एक्टिविटी में और मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। और सिंपथेटिक एक्टिविटी की बात की जाए तो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कैटेकोलोमाइंस रिलीज होते हैं, वो सिंपथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो यही जो चीजें हैं मैंने आपके जिनके अभी नाम लिए, ये आपके इन्हीं सेल्स के ऊपर एक्ट भी करती हैं। वो कैसे करती है मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, मैंने ड्रॉ की भी इमेज। बट द रियल रीजन इज कि वो इस फेज को कंट्रोल करते हैं और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो यू कैन इमेजिन, अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी तो ये फेज की जो स्लोप है ना, ये ऐसे करके बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो ये ऐसे करके बाद में फेज जीरो भी लेट आएगी और फेज टू भी, थ्री भी लेट आएगी। तो ये देख रहे हो आप कि विद इन गिवन टाइम साइकिल का साइज बढ़ गया, एक्शन पोटेंशियल लेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हार्ट रेट बढ़ाएगा, ये कम करेगा, ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ये इसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। फिर सिंपैथेटिक एक्टिव हो सकता है, तो ये इसको एकदम स्लोप को रेज भी कर सकता है। तो ये थ्रेशोल्ड, जो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसको जल्दी पहुंच जाएगा। तो इस तरह आपके पास आप गिवन टाइम के अंदर एक से ज्यादा साइकिल देखोगे। देख रहे हो? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो ये सब कुछ होता है इफ योर, बिकॉज योर बॉडी इज एबल टू कंट्रोल द फेज 4 ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द पेस मेकर। अब देखते हैं डिफरेंट फेजेस में क्या हो रहा है। जीरो फेज के अंदर, अच्छा फेज 4 में आपके हो रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली डेवलप एज सोडियम कंडक्टेंस, इनवर्ट कैल्शियम मूवमेंट बिगिंस। नाउ दिस फेज इज इंटायरली इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फनी सोडियम चैनल्स। इनको कहते हैं आई एफ। ये फनी सोडियम चैनल्स इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटेड होते हैं, दे आर ऑलवेज ओपन। और अभी तक इनकी हमें एक्चुअल एक्टिविटी की हमें समझ नहीं आई, लेकिन इसका काम पता क्या है? ये स्लोली डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं ऑटोमेटिकली, विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड। मतलब इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चलते रहेंगे अपनी एक स्लो स्पीड से। इसलिए इसको हम फनी चैनल कहते हैं, क्योंकि अभी तक इसका रियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें नहीं समझ आया। पर हो क्या रहा है, ये सोडियम चैनल जो है ये डीपोलराइजेशन स्लो कॉज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे नेगेटिव -80 से, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कहाँ ले जाएंगे? -40 तक। और ये होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, टीपी। किस चीज का? ऑफ कैल्शियम आयन। और जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच करेगा, कैल्शियम आयन ओपन हो जाएगा, एंड व्हाट इज गोइंग टू स्टार्ट? कैल्शियम इनफ्लेक्स। ये वोल्टेज गेटेड एल टाइप चैनल्स होते हैं। कौन से? एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। आगे चल के ये भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं। सो जो फेज जीरो है ऑफ पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल ग्राफ, वो फेज जीरो कैल्शियम इनफ्लक्स पे डिपेंडेंट है, एंड द चैनल्स इन्वॉल्व्ड आर एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ये दोनों आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू रिमेंबर दीज। अगला फेज आता है फेज 3। इवेंचुअली कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, सारे कैल्शियम अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये कैल्शियम चैनल इस जगह पे बंद होता है, एंड देन फेज 3 स्टार्ट्स विच इज रैपिड रीपोलराइजेशन, एंड दिस इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन पोटेशियम इफ्लक्स। जितना कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज अंदर आया था, अब पोटेशियम की सूरत में वो पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, एंड दिस इज डिपेंडेंट। इस पे होता क्या? चैनल्स वोल्टेज गेटेड कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स इंक्रीज हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल्स की बात हो रही है, और ये कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। और साथ ही साथ जो ये एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, ये बंद हो जाए। दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन फेज 3। और आपका जो पेस मेकर सेल है एस ए या ए बी नोड का, वो वापस अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा, विच इज 80 मिली वोल्ट्स। कार्डियक मायोसाइट का 85 है, इसका 80 है। नो, इस जो मैंने आपके हार्ट रेट ऊपर और नीचे जाने के फिनोमिनन को समझाया था, इसको जरा क्लियरली समझते हैं हो क्या रहा है। सो बेसिकली फेज 4 में व्हाट इज हैपनिंग इज, ये फनी चैनल्स आपके ओपन होते हैं। ये आपके सेल मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज योर फनी चैनल्स। इसको क्या मैंने ये क्या बनाया? फनी चैनल्स। अब आपके ये पेस मेकर की सेल मेम्ब्रेन पे ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो एक्टिविटी है ना, वो इस छोटे से मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। दिस इज बेसिकली साइक्लिक एएमपी। ठीक है, ये प्रोटीन है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है विच इज नोन एज साइक्लिक एएमपी। आपने मस्ट इसके बारे में सुना होगा। जब तक ये इसके साथ बाइंड रहता है ना, तो ये चैनल्स ओपन रहते हैं। क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। इसके बाइंड होने की वजह से ही ओपन होते हैं, एंड इट अलाउज द एंट्री ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। तो अगर ये अलाउ करेगा एंट्री को,
तो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल बनता जाएगा ना, क्योंकि ये बार बार अंदर आ रहे हैं और ये स्लो डीपोलराइजेशन हो रही है और बार बार एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, ऐसा ही होगा। अब इमेजिन करो अगर आपने इसको स्टॉप करना है, तो आप इस साइक्लिक केएमपी को कम कर दोगे ना। तो अगर इसको कम करोगे तो ये कम वोल्टेज गेट चैनल को ओपन कम होंगे, सोडियम फनी चैनल्स कम ओपन होंगे। तो ये कम कैसे ओपन होते हैं? दिस यू कैन रिड्यूस दिस साइक्लिक केएमपी विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही एक्टिवेट होता है, एसिटाइलकोलिन आता है, इन सेल्स के साथ अटैच करता है, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। ये वाले चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। एंड दिस फेज इज, ये जो क्या कहते हैं पोटेंशियल रेज हो रहा है, कुछ इन चैनल्स के बंद होने की वजह से ये काफी देर से रेज होगा, और इसकी वजह से आपको पेशेंट के अंदर क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। इसी तरह अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करो, कैटेकोलोमेंस आएंगे, तो वो साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, विच इन रिजल्ट इंक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ दीज फनी चैनल्स। और टाइम से पहले आपका जो फेज 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा लाइक दिस। एंड विद इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, और इसको हम कहते हैं इंक्रीज्ड हार्ट रेट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है इन कार्डिक मायोसाइट्स एंड पेसमेकर एसए एंड एवी नोड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड विच इज कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कार्डियक आउटपुट का दूसरा नाम हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, आफ्टर लोड जो प्रेजेंट है और प्री लोड जो प्रेजेंट है। तो अगर आपने इन जनरल सेंस स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना है, आप क्या कर सकते हो? आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा सकते हो, कॉमन सेंस। और वो कैसे बढ़ती है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में भी आपको पता है ना, हार्ट रेट तेज हो जाता है। और अगर आप प्री लोड बढ़ा दो, विच इज बेसिकली वेनस रिटर्न। प्री लोड क्या होता है? वेनस रिटर्न। अगर इसको बढ़ा देते हो, क्या होगा? मायोकार्डियल स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। जब स्ट्रेचिंग बढ़ेगी तो रिटर्न ज्यादा कार्डियक आउटपुट बनेगा। इंक्रीज मायोकार्डियल स्ट्रेचिंग, अब होता है रबर बैंड की तरह वो ज्यादा क्लोज होगा, एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम या इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। आफ्टर लोड इज बेसिकली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ाओगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो कम होगा ना। तो अगर आप इसको कम कर दोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। इसको थोड़ी डिटेल में हम समझेंगे और क्लिनिकली रिलेट भी करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू नो इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये आपके सामने मैंने कार्डियक मायोसाइट बनाया है। ये एक कार्डियक मायोसाइट है, ये दूसरा कार्डियो, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। और ये जो इनके सामने आप ये देख रहे हो, ये गैप है, इसको टी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। इसको हम इंटरकलेटेड डिस्क्स भी कहते हैं, इसको हम ब्रिजिंग भी कहते हैं, इसको हम कनेक्शन भी कहते हैं, विच इज बिटवीन द टू कार्डियक मायोसाइट्स। अब होता यह है कि यहाँ से कैल्शियम, ये वाला सेल जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर लेता है, इसने यहाँ पे एक चैनल है जिसने कैल्शियम को बाहर निकालना है, और इस कैल्शियम चैनल ने आके इसको, इस चैनल जिसको हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम एंटी ट्रांसपोर्टर, इसको बस आप एक स्टोरी की तरह पहले समझो, एंड देन यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। हम समझ रहे हैं कि हार्ट एक कार्डियक मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, सॉरी एक कार्डियक सेल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। करते तो साइमल्टेनियसली सारे कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हैं, लेकिन एक को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर हम ये देखने की कोशिश करेंगे ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कैसे होती है और डिक्रीज कैसे होती है। सो दिस चैनल विच इज नोन एज सोडियम कैल्शियम एंटी ट्रांसपोर्टर, एक्स का मतलब है एंटी, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये कैल्शियम अंदर जाएगा और सोडियम को बाहर निकाल देगा। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा, सोडियम को बाहर निकालेगा, ये सोडियम बाहर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली इस जगह का की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है ना, यानी वोल्टेज बढ़ा रहा है। इस जगह पे ये पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल पहुंच जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू एक्टिवेट दीज टू चैनल्स। अब आप ये देख रहे हो, इसको मैंने एल शेप दी हुई है, एल, एल, एंड दीज आर नोन एज एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जो पर हमने बात की थी। ठीक है, दीज आर गोइंग टू ओपन, और इसने क्या करना है? कैल्शियम आयन की एंट्री अलाउ कर देनी है। आपके कैल्शियम आयन अंदर आ जाएंगे।
पहला काम ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, दीज आर गोइंग टू बाइंड, ये जो आपने मैंने ऑर्गेनली बनाई है, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स जाके अपने रिवाइज करो तो उसमें आपको पता चलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली a bag inside an organelle inside the cell which stores the calcium। कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। अब ये क्या करेंगे, कैल्शियम आयन जो अंदर आए हैं एल टाइप गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल से, ये कैल्शियम अंदर आके इस रायनोडिन रिसेप्टर RHR इसको बाइंड करते हैं एंड दे एक्टिवेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर स्टोर्ड कैल्शियम है ये उसको रिलीज करवा देते हैं। कुछ यहाँ से डायरेक्टली भी आ जाता है और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड कैल्शियम भी बाहर आ जाता है। अब कैल्शियम बाहर आके कॉन्ट्रेक्टिलिटी कैसे कराएगा, ये जो मैंने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है प्यारी सी, दिस इज बेसिकली एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स। ये छोटी ऑर्गेनेली है विच इज, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन से, आपके कार्डियक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आपके स्केलेटल मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनमें ये ऑर्गेनेलीज बहुत मौजूद होती हैं। अब ये कैल्शियम आके एक्टिन के साथ बाइंड करते हैं और ये जो मायोसिन और एक्टिन की कनेक्शन, ये जो गैप है ना, इसको रिड्यूस कर देते हैं, ये आपस में आके बाइंड करेगा एंड इसके बाइंड करने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टार्ट होगी एंड योर हार्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, योर कार्डियक मसल सेल्स आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये दो चीजें मैंने ऑर्गेनल इसके ऊपर रिसेप्टर बनाए हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं फॉस्फोलैम्बिन, और ये एटीपी पावर्ड फॉस्फोलैम्बिन्स होते हैं। ये फॉस्फोलैम्बिन्स जो है ना, इनका काम ये है कि ये क्रॉनिकली इनहिबिट करके रखते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इनहिबिट क्यों करते हैं, कि ये अन्य वाई कैल्शियम बाहर ना निकालना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन करानी है तो इसको तो, इसकी एक्टिविटी को तो बंद करना पड़ेगा ना हमें, किसी तरीके से हमें इसकी एक्टिविटी को बंद करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो आपके बीटा रिसेप्टर हैं, बीटा वन रिसेप्टर, ये कौन से हैं, बीटा वन रिसेप्टर, ये मौजूद होते हैं आपके कार्डियक मायोसाइट्स पे, आपको ये बात पता होनी चाहिए। बीटा वन हार्ट सेल्स पे, बीटा टू लंग्स रेस्पिरेटरी सेल्स पे। दीज बीटा वन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे विद द हेल्प ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये जब आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है ना एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर्मली अमाउंट में भी कर रहा होता है, ये नॉर्मल अमाउंट की बात हो रही है, ज्यादा की बात नहीं हो रही। तो ये बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, इसके साथ ये जी स्टिमुलेटरी क्या कहते हैं ऑर्गेनली होती है, ये एक्टिवेट हो जाती है एंड दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट और एडिनालेट साइक्लेट एंजाइम, जो कि रिसेप्टर पे सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है। इसने क्या बना देना है, इसने बनाना शुरू कर देना है साइक्लिक एएमपी। देखा, हम वापस आ गए ना। साइक्लिक एएमपी क्या है ये, अब मैंने आपको बताया था इट इंक्रीजेज हार्ट रेट। अब ये कैसे इंक्रीज करता है, ये साइक्लिक एमपीए ने क्या करना है, फोस्फोकाइनेज ए एक एंजाइम को इंक्रीज या एक्टिवेट कर देना है। इसका फिर काम क्या होगा, इसने फॉस्फोराइलेशन शुरू कर देनी है फॉस्फोलैम्बिन की, और ये फॉस्फोराइलेशन करता है एल टाइप गेटेड कैल्शियम चैनल्स की। जब फॉस्फोराइलेशन होती है फॉस्फोलैम्बिन की, तो ये जो फॉस्फोलैम्बिन है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। अब इसका काम क्या था, इसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रोक के रखा था कि कैल्शियम को बाहर ना निकालो। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इसने जो कैद में रखा हुआ था कैल्शियम को इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कैद से निकल आएंगे एंड दे आर गोइंग टू बी रिलीज्ड इन द साइटोसोल। सिमिलरली जब ये फॉस्फोकाइनेज ज्यादा होता है, इट इज गोइंग टू एक्टिवेट द एल टाइप कैल्शियम गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो जब ये एक्टिवेट होंगे तो कैल्शियम की एंट्री भी बढ़ जाएगी, इससे भी कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। So both of these things are going to increase the actin-myosin relationship, and eventually this beta 1 receptor is going to increase the heart rate. Contractility बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो हो गई, अब इसने दोबारा नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार होना है। तो यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे ये पोटेशियम आयन काम आता है। जनरल रूल जेन में आपने क्या रखना है, कि कैल्शियम इनफ्लक्स का मतलब है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और पोटेशियम इनफ्लक्स का मतलब है डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिविटी। अब ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। नाउ दिस इज अ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एटीपी से पावर्ड ये चैनल है विच इज गोइंग टू एक्टिवेटेड वंस ये एक कार्डियक साइकिल हो जाता है, एक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये पोटेशियम इनफ्लक्स करवाएगा और सोडियम को बाहर निकालेगा विद द एक्सपेंस ऑफ सोडियम। इस पोटेशियम ने अंदर आके करना ये है कि सोडियम को बाहर निकाल देना है, और ये पोटेशियम ने इस साइक्लिक एएमपी को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेना, थोड़ा बहुत इनहिबिट कर देना है।
लेकिन इसका मेजर जो टास्क है वो ये नहीं है। मेजर टास्क समझते हैं, इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मेजर टास्क इसका है कि ये जब सोडियम बाहर निकलेगा, देन दिस सोडियम इज गोइंग टू बी यूज्ड विद दिस सोडियम कैल्शियम एंटी ट्रांसपोर्टर, जो ये इधर भी हमने देखा था। ये सोडियम को अंदर लेके आएगा जो बाहर गया था, और इसकी मदद से जो इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम है उसको ये बाहर निकाल देगा, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी मॉलिक्यूल। तो अब कैल्शियम बाहर आ गया, दिस कैल्शियम अगेन गोस हेयर एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। सर्कल आपको समझ आ गया? वेरी क्लियर। तो पोटेशियम ने क्या कर दिया, कैल्शियम को इंट्रासेल्यूलरली डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर निकल गया, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ये कार्डियक साइकिल, कार्डियक सेल, इसकी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई। अब ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन द नेक्स्ट साइकिल, बट फॉर दिस साइकिल इट हैज बीन स्टॉप्ड। तो दिस इज व्हाट इज नॉर्मली हैपनिंग। अब देखते हैं अब नॉर्मली क्या होगा। सॉरी, नॉर्मली नहीं, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब क्या होता है। सो ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसने क्या रिलीज कर दिया, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन सर्कुलेशन में मूव करता करता कार्डियक साइकिल के अंदर आ गया, और इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद होता है विच इज M2 रिसेप्टर्स, मस्करिनिक टाइप 2 रिसेप्टर्स। ये आपके कार्डियक मायोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ बाइंड कर जाएगा एसिटाइल कोलिन। जैसे ये बाइंड करेगा, यहाँ पे जी इनहिबिटरी प्रोटीन मौजूद होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इनकी एक्टिवेशन से ये मैंने बीटा 1 रिसेप्टर बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये एडिनालेट साइक्लेज, यही वाला ये मैंने ड्रॉ कर दिया ताकि अंडरस्टैंड कर सको। ये जी इनहिबिटरी जो है ना, ये जैसे एक्टिवेट होंगे ये इस एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिविटी को बंद कर देंगे। अब ये बीटा रिसेप्टर्स पूरे सेल पे दो तीन, एक नहीं होता, काफी ज्यादा होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जितने भी मौजूद है ना, साइक्लिक एमपी प्रोडक्शन कर रहे एडिनाइलेट साइक्लेज, इसको बंद करना शुरू कर देंगे। साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन इसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज साइक्लिक एएमपी। तो देखा आपने, पैरासिम्पथेटिक सर्विस सिस्टम ने एसिटाइलकोलिन की मदद से साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन को कम कर दिया। जिसने क्या करना है, साइक्लिक एएमपी ने फॉस्फोकाइनेज को एक्टिवेट कराना था ना, और कैल्शियम की रिलीज करानी थी, तो ये सारा कुछ नहीं होगा। कैल्शियम इंट्रासेल्युलर इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम के ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। so this muscarinic receptor is going to decrease your heart rate, beta receptor is going to increase your heart rate। अब यहीं पे आई होप ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का फॉर्मूला आपके जहन में आ गया, इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस आपको, मुझे पता है ये पिक्चर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि बड़ी खौफनाक सी पिक्चर है, बट ये अब खौफनाक हो गई है, क्योंकि मैंने इस पे बड़ी चीजें ड्रॉ कर दी हैं टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस व्हाट इज हैपनिंग। बट अब हम इसको क्लिनिकली कोरिलेट करें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं एसिडोसिस एक क्लिनिकल फैक्टर है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसमें आपको पता है H+ आयन आपका इंक्रीज हो जाता है। कहा जाता है कि एसिडोसिस जो है ना, उसने हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। अब ये कैसे करता है, ये इस तरह करता है कि जो हाइड्रोजन आयंस है ना, जब ये बॉडी में ज्यादा होते हैं, तो ये जो L टाइप कैल्शियम चैनल्स है ना, ये इसके ऊपर जाके इस तरह बाइंड कर जाते हैं। ये बाइंड करते हैं तो कैल्शियम की एंट्री को रोक देते हैं। जैसी कैल्शियम की एंट्री रुक जाएगी, यू कैन इमेजिन साइक्लिक एमपी प्रोड्यूस नहीं होगा, फॉस्फोकाइनेज ये एक्टिवेट नहीं होगा, और ये कैल्शियम यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। सो एसिडोसिस इज गोइंग टू ब्लॉक द एल टाइप कैल्शियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड एंड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट क्लिनिकल पॉइंट जो एग्जाम में आपको आ सकता है, सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एसिडोसिस हार्ट रेट इंक्रीज करता है या कम करता है। नाउ यू नो इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट, व्हाई, बिकॉज इट डिक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और वो कैसे करता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, आपके मायोसाइट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है। वॉल्यूम ओवरलोड, बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। अब एक रबर बैंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दो तो क्या वो वापस आएगा, नहीं। इसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो एंड दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, विरापमिल, डेल्टियाजैम, ये करते हैं ब्लॉक एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को। आपको पता नहीं, हम देते हैं टू डू व्हाट, एज ए ट्रीटमेंट फॉर हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में भी देते हैं, और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में भी देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट रेट। कौन से चैनल्स को ये ब्लॉक करते हैं, कैल्शियम चैनल्स, ये CCB है, इट इज गोइंग टू इनहिबिट दीज चैनल्स, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। अब बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, ये बीटा रिसेप्टर्स हैं। अगर मैं बीटा ब्लॉकर पेशेंट को देता हूँ, तो वो
इस बीटा रिसेप्टर को जाके बाइंड कर जाते हैं, ये बीटा बीटा ब्लॉकर्स। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इसके साथ बाइंड नहीं कर पाते। ये सारा प्रोसेस अंदर नहीं होता, साइक्लिक एमपी रेज नहीं होता। एंड इवेंचुअली, as you can see here, blocks beta 1 receptors on cell membrane, decrease cyclic AMP, activate, decrease activation of phosphokinase A, decrease activation of L-type calcium gated channels, decrease activity of phospholambin, and intracellular calcium decrease होगा, contractility is going to decrease, and this is going to decrease the heart rate. The last thing is डिजिटालिस। अब डिजिटालिस आपको पता है ड्रग है जो हम हार्ट फेलियर में देते हैं। तो ये डिजिटालिस जो है ना, इसने पता है क्या करना होता है, ये इस पोटेशियम जहाँ पे बाइंड करता है ना, उस साइड पे बाइंड कर जाती है, पोटेशियम की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। वो पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, कैल्शियम बाहर नहीं निकलेगा, इसने कैल्शियम की अंदर तादाद को बढ़ा देता है, ये डिजिटालिस ड्रग। एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सो डिजिटालिस ब्लॉक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, increase intracellular calcium, and this is going to increase the contraction, which is going to increase the heart rate. So that is it for today. Tomorrow, inshallah, we'll discuss the few things left in the physiology which is important for your मुझे जरा let me stop sharing and stop recording, टाइम कम रह गया है।